चलो नेक्स्ट में चलते हैं। आरबीआई गवर्नर फ्लैग गवर्नेंस लैप्सेस इन सम प्राइवेट बैंक, इसको पढ़ते हैं। ध्यान से समझो मैं क्या सिखा रहा था तुम लोगों को, फिर से उसी पॉइंट पर आते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है। ठीक ना? अब पढ़ना ऐसे है कि क्या आरबीआई के ऊपर नोट्स बनवाए हैं हम, होगा ना आपके पास नोट्स। तो जब आरबीआई पढ़ रहे हो, इसमें आया है आरबीआई, तो एक बार आरबीआई देख लेना ना, 5 मिनट लगेगा सिर्फ। 5 मिनट में जो तुम्हारा नोट्स में आरबीआई के बारे में दिया हुआ है, आरबीआई गवर्नर के बारे में दिया हुआ है, रोल ऑफ आरबीआई दिया हुआ है, वो सारा तुम्हें एक बार रिवाइज कर लेना है। लेकिन अगर तुम कहें पूरी तरह से पता है कि नहीं, मुझे पता है कि आरबीआई का वर्क क्या क्या होता है, तो छोड़ दो ना। क्या अभी इस बार एस्टरलाइजेशन से क्वेश्चन नहीं आ रहा है? वो आरबीआई का ही वर्क है ना, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है, नोट्स में लिखा हुआ है, डायरेक्ट नोट से क्वेश्चन है। तो आरबीआई का वर्किंग देख लो, आरबीआई कौन से एक्ट से चलता है, आरबीआई की स्थापना कब हुई है। ओके, उसके साथ साथ आरबीआई किस तरह से उस अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को लाता है, किस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, एक बार रिवाइज करना बनता है अगर आरबीआई से कोई न्यूज़ आ रहा है तो। और देखो, पहली बार हो सकता है तुम्हें 1 घंटा लगे रिवाइज करने में, मान लो आज जब अगर जाके आरबीआई को रिवाइज कर रहे हो तो 1 घंटा लगेगा। लेकिन क्योंकि 1 महीना में आरबीआई से मेरे ख्याल से 10 आर्टिकल आएंगे, जब 10वां आर्टिकल करोगे तो वो 5 मिनट लगेगा। अरे हमको पता ही है कि स्टेलाइजेशन क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। ओके, तो हमको पता ही है कि लास्ट रिसॉर्ट होता है, आईएमएफ क्या है, जितने सारे भी उससे रिलेटेड पॉइंट मैंने लिखवाए होंगे, वो एक तरह से क्या होगा, बहुत ही इजीली तुम कर पाओगे। ठीक है, तो इसको आज से शुरू करो। अब टॉपिक के ऊपर आते हैं कि आरबीआई गवर्नर फ्लैग्स गवर्नेंस लैप्सेस इन सम प्राइवेट बैंक। ठीक है, कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो प्राइवेट बैंक यहाँ कर रहे हैं, कुछ लैप्स हो रहा है, जिसकी वजह से लोन एवरग्रीनिंग हो जा रहे हैं। मतलब लोन जो है वो बढ़ते जा रहा है, लोन एनपीए हो जा रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, तो दास आस्क बोर्ड टू बी विजिलेंट अबाउट लेंडर्स हाइडिंग एनपीए। जो लेंडर्स हैं, जो प्राइवेट बैंक है ना, वो छुपा दे रहे हैं कुछ अपना तिगड़म लगा करके कि हमारे पास तो इतना एनपीए है नहीं, लेकिन है उनके पास एनपीए। समझ में आ रहा है? एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो होल्ड किए हुए हैं, लेकिन वो छुपाने में कामयाब हो जा रहे हैं एनपीए को। और जो सतिकांत दास आरबीआई गवर्नर हैं, वो बोल रहे हैं कि थोड़ा विजिलेंट हो, देखो, फाइंड करो बोर्ड, इंडिपेंडेंट बोर्ड हो तो इंडिपेंडेंटली वर्क करो और फाइंड करो कि किस तरह से ये एनपीए छुपा रहे हैं। यू कैन सी आउट हियर, ये क्या बोलना चाह रहे हैं, सर्टन ये देखो, अ मेथड यूज्ड टू हाइड डिफॉल्टर इज टू ब्रिंग टू लेंडर, दो लोन देने वाले को ले आओ, टुगेदर टू एवरग्रीन ईच अदर लोन। एक का लोन है, एक ने लोन 10 लाख रुपया दिया, दूसरे ने क्या किया, 10 लाख का लोन दिया था ना, 10 लाख का ये इससे ले लिया। दो लेंडर ने ऐसा काम किया, दो बैंक है ना, दोनों बैंक एक दूसरे से लोन वोन ले करके अपना एनपीए छुपा लिए कि मेरे पास तो कैपिटल है ही। समझ में आया? 10 लाख का लोन दिए, 10 लाख का लोन ले लिए। ठीक है, एक तरह से दिखा दिए कि मेरे पास लोन है ही नहीं, नॉन प्रॉफिटिंग एसेट नहीं है मेरे पास। टू लेंडर कैन डू सर्टन वर्क थ्रू विच दे कैन हाइड देयर एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट को वो हाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, ये मेथड के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए बोर्ड मेंबर ऑफ द बैंक को सतिकांत दास बोल रहे हैं कि देखो, फाइंड करो, क्योंकि आगे चल करके इसी तरह का घोटाला हो जाएगा फिर ना। अब यहां पर तुम्हें क्या देखना है कि एनपीए आखिर होता क्या है। फिर से मैं तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान से समझो। इस पूरे आर्टिकल में यू हैव टू सी दैट आरबीआई क्या है, यू हैव टू फाइंड कि प्राइवेट बैंक्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ बैंक। अब देखो यहाँ पर पहले तो आरबीआई तुम लोग पढ़ोगे घर जाके, फिर तुम लोग पढ़ोगे टाइप्स ऑफ बैंक कौन कौन से होते हैं, मैं अभी पढ़ाता हूँ टाइप्स ऑफ बैंक क्या होते हैं। फिर उसके बाद फिर एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद इस पूरा न्यूज़ का क्रक्स इतना निकाल लो ना कि बैंक्स क्या कर रहे हैं, अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट छुपाने में कामयाब हो जा रहे हैं। सतिकांत दास यही कर रहे हैं कि थोड़ा सा विजिलेंसी दिखाइए बोर्ड मेंबर और फाइंड करिए कि किस तरह से ये अपने एनपीए को छुपा रहे हैं। ये बात समझ में आ गई?
ठीक है। तो प्रॉब्लम फेस्ड बाय द नॉन परफॉर्मिंग एसेट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो मेंस में यहाँ पर तुम लिख सकते हो कि वो लोग क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। देखो ये यहां से पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बैंक क्या होते हैं। यू कैन सी आउट हियर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सबसे ऊपर है, उसके अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अभी कौन है, निर्मला सीतारमन। आरबीआई की गवर्नर कौन है, तुम्हारे शक्तिकांत दास। अब शेड्यूल्ड बैंक कौन होता है, तो आरबीआई, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 1934 का जो एक्ट है, उसमें शेड्यूल 2 जो है, शेड्यूल 2 जो है उसमें जो जो बैंक अंकित हैं वो शेड्यूल्ड बैंक होते हैं। शेड्यूल्ड बैंक दो तरह के होते हैं, एक कॉमर्शियल बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। ठीक है। अब कॉमर्शियल बैंक भी बहुत तरह के होते हैं, जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक ऐसे बैंक होते हैं जिसमें कि लार्जर स्टेक जो होता है ना, लार्जर स्टेक, लार्जर कैपिटल कंट्रोल, वो गवर्नमेंट का होता है। सरकार का ज्यादा जिसमें हिस्सेदारी होता है वो पब्लिक सेक्टर बैंक होता है, जैसे कि एसबीआई, जैसे कि पीएनबी। ओके, ये सारे क्या हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, पब्लिक के बैंक हैं। दूसरा प्राइवेट सेक्टर बैंक, ये भी कॉमर्शियल बैंक के अंदर आता है, शेड्यूल्ड बैंक ही होते हैं, पर प्राइवेट सेक्टर बैंक ऐसे बैंक होते हैं जिसमें कि लार्जर जो मनी होता है वो प्राइवेट पर्सन का होता है। ठीक है, वो उसमें सरकार का ज्यादा हिस्सेदारी नहीं होती है, जैसे कि एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का नाम सुने हो ना, हाँ, एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, ओके, एचडीएफसी हो गया, ये सारे क्या हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब फॉरेन बैंक कौन होते हैं, फॉरेन बैंक का एग्जांपल बहुत अच्छा है, एचएसबीसी। एचएसबीसी ये बैंक फॉरेन बैंक है, समझ में आ रहा है, बाहर विदेशी बैंक है जो कि भारत में भी वो ऑपरेट कर रहा है। ओके ना, उसके बाद रीजनल रूरल बैंक क्या होते हैं, आरआरबी क्या होते हैं, आरआरबी। आरआरबी ऐसे बैंक हैं जो स्पॉन्सर्ड भी रहते हैं। देखो मैं समझाता हूँ, ऐसे करके समझोगे तो समझ में आ जाएगा। 50% इसकी हिस्सेदारी जो रहती है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 50% रहती है। 15% की हिस्सेदारी जो रहती है वो स्टेट गवर्नमेंट की रहती है। ओके, और जो बाकी बचा 35, कितना बचा, 35% ना, 35% की जो हिस्सेदारी रहती है वो तुम्हारा कोई स्पॉन्सर्ड बैंक का रहेगा, स्पॉन्सर्ड बैंक का रहेगा। इसको समझो तो समझ में आ जाएगा, समझा रहे हैं। देखो मान लो कि एक बैंक है पीएनबी ग्रामीण बैंक, या फिर ऐसे रखो मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, एमबीजीबी बैंक है, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक। ठीक है, ये बैंक का 50% जो हिस्सेदारी है, कैपिटल है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। ठीक है, 15% की हिस्सेदारी बिहार गवर्नमेंट का है, क्योंकि ये बिहार में बैंक है। और बाकी जो तुम्हारा 35% है वो पीएनबी ने लेके रखा है, पीएनबी एक स्पॉन्सर्ड बैंक है। और इस तरह से रीजनल रूरल बैंक बनते हैं। रीजनल रूरल बैंक का जो काम रहता है वो ये रहता है कि ज़्यादातर जो तुम्हारे एग्रीकल्चर सेक्टर है या फिर रूरल इलाके में जो लोग हैं जिनको लोन चाहिए, खासकर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए या फिर एमएसएमई सेक्टर के लिए, उनको लोन आसानी से मुहैया कराया जाए विदाउट हेफ्टी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ये बहुत ही अच्छा बैंक सिस्टम है जिसमें कि जो गरीब लोग हैं उन्हें साहूकारों से बचाया जाता है, क्योंकि साहूकारों का जो इनकम होता है ना, जो इंटरेस्ट होता है ना, वो समझो 12% होता है। तो 12% ये महीना का इंटरेस्ट है, समझ में आ रहा है, कंपाउंडेड में बढ़ के कितना हो जाएगा। तो क्या होता है, गरीब लोग जो होते थे पहले वो साहूकारों में फंस करके ना गुलाम बन जाया करते थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि वो क्या किए कि 100 रुपया लिए और फिर उसके बाद फिर चुकाते चुकाते वो 100 रुपया कब 10,000 हो गया, कब उनको अपना जमीन गिरवी रख देना पड़ा, और कब वो जमीन गिरवी भी उनके पास हो गया, फिर अपने आप को गिरवी रखने लगे। ठीक है, तो ये सब कोई मजाक नहीं है, ऐसा पहले हुआ करता था। और ये सारे जो प्रॉब्लम है ना, उसका सॉल्यूशन तुम्हारा ये रीजनल रूरल बैंक है। लेकिन ये भी बहुत ही ज्यादा, जो एनपीए की बात अभी कर रहे थे ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो आरबीआई आरआरबी का भी बहुत रहता है, क्योंकि इन लोगों को फिर अब ये लगता है, क्योंकि ये लोगों का
कंपाउंडेड उतना इंटरेस्ट रहता नहीं है, बहुत ही मिनिमम लो इंटरेस्ट के ऊपर इन्हें लोन दिया जाता है, लेकिन ये भी ये समझते हैं कि ये जो लोन है ना वो माफ हो जाएगा। और ये स्टार्ट किया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल। पहले ही आप लोगों ने क्या किया, माफी देना स्टार्ट किया लोन्स का। अब जब वो मांग रहे हैं, अब लोन ले लेते हैं, वापस नहीं करते हैं, और फिर आप चक्कर काटते रहिए। तो ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो सब कोई की कहानी है, ये सारे बैंकों की कहानी है। ओके, लोन भी बहुत तरह के होते हैं, कोलेट्रल लेके दिया जाता है, बिना कोलेट्रल का लिया जाता है। ओके, पीएसएल होना चाहिए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में भी हम लोगों ने बात किया था, और पीएसएल के ऊपर इस बार क्वेश्चन भी आया है। तो ये जब हम पढ़ रहे हैं न्यूज़, तो हमें फिर से वो सारे पॉइंट को रिवाइज करना होगा, हमें गो थ्रू जाना होगा। दिस इज द वे टू स्टडी। बिलीव मी, विद इन 6 मंथ तुम उस लेवल पर पहुंच जाओगे जिसमें कि तुम्हें रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सारे मुद्दे बार बार आते हैं। ओके, चलो। फिर कोऑपरेटिव बैंक होता है, ये नो प्रॉफिट नो लॉस का बैंक होता है। ये प्रॉफिट करने के लिए बैठा हुआ नहीं है। ओके, ये बस खाली जरूरतमंदों के लिए है। ये कोऑपरेशन कर रहा है, एक दूसरे की मदद करने के लिए एक बैंकिंग सिस्टम डेवलप हुआ है, एंड दीज आर द कोऑपरेटिव बैंक्स। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर एक था ACBL, ठीक है, ये देश का सबसे पहला कोऑपरेटिव बैंक था। ओके, चलो टाइप्स ऑफ बैंक के ऊपर फिर से नोट्स बना लेना। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है? बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो लेंडर होते हैं, पैसा देते हैं, पैसा देते हैं, एसेट फॉर बैंक हो जाता है। अब एसेट और लाइबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। टेंजिबल एसेट क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट क्या होता है, तो फाइंड करो, एसेट पढ़ो, डायरेक्ट है। अब बोलेगा कि वो नहीं, वो स्टैटिक पोर्शन ऑफ इकोनॉमिक्स है। जितना शब्दों का तुम वर्ड्स का मीनिंग जानने की कोशिश करोगे जब तुम न्यूज़ पढ़ोगे ना, उतना बेहतर तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग होगा। समझ में आ रहा है? जब तुम न्यूज़ पढ़ते हो तो तुम ये सारे वर्ड जो आ रहे हैं, जैसे एनपीए हो गया, ट्राई टू फाइंड द मीनिंग ऑफ दैट। ओके, जितना तुम इच्छा रखोगे उन सब कोई का मतलब जानने का, उतना ही ज्यादा तुम्हारा नॉलेज गेन होगा, उतना ही बेहतर तुम एग्जाम में करोगे। यूपीएससी यही चाहता है कि तुम थोड़ा सा जागरूक रहो, खाली हेडिंग पढ़ के मत निकल जाओ। ये समझ में आ रहा है? ओके, एसेट फॉर बैंक है, बैंक के लिए एसेट वो लोन इसलिए क्योंकि उससे वो कमाएगा, और जो ले रहा है उसके लिए लाइबिलिटी है। और वही जब उसका बोरोवर प्रायोरिटी एंड नॉन प्रायोरिटी सेक्टर, वो बोरोवर पीएसएल से भी हो सकता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत भी आ सकता है, बिना उसके भी आ सकता है। लेकिन अगर वही वो लौटाने ना लगे पैसे को, पैसे का इंटरेस्ट भी ना लौटाए और मूल भी ना लौटाए, तो वो एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा। वो एसेट की जगह वो उसकी लाइबिलिटी बन जाएगा, वो एक तरह का नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा बैंक का। ये बात समझ में आया?